चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास के अंदर अपना म्यूचुअल फंड का टॉपिक चल रहा था और म्यूचुअल फंड के टॉपिक के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ा था कि म्यूचुअल फंड बिजनेस का फ्रेमवर्क क्या है और किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जो म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेटअप करते हैं और चलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद आज से मैं कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन इसका स्टार्ट करता हूँ। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें कितने पॉइंट लिखवा दिए मैंने आपको अभी? 4 पॉइंट। चलिए, 4 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट लिखवाए हैं, तीसरा पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, है ना। एक इंट्रोडक्शन का पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं। अब थर्ड पॉइंट से अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, थर्ड पॉइंट लिखेंगे नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू मींस मैं बात कर रहा हूं एनएवी की। देखिए, मैंने कल आपको जब म्यूचुअल फंड बिजनेस का फ्रेमवर्क समझाया था तब मैंने एनएवी की कैलकुलेशन आपको बताई थी, नेट असेट वैल्यू पर यूनिट कैसे निकालते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपको एनएवी की कैलकुलेशन करनी है तो उस इन्वेस्टमेंट की उस पर्टिकुलर डेट पर क्या मार्केट वैल्यू चल रही है उसको कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड दे करके आप उसकी नेट असेट वैल्यू पर यूनिट निकाल लेंगे। तो अब नेट असेट वैल्यू पर यूनिट की कैलकुलेशन कैसे बनानी है वो तीसरे पॉइंट में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए लिखेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहले इसमें पॉइंट नंबर 1, इसमें लिखेंगे नेट असेट वैल्यू। Net asset value can be calculated by market value, market value of total asset, market value of total asset less total liabilities, total assets less total liabilities. Point number 2, NAV change every day in capital market। NAV की जो वैल्यू है वो कैपिटल मार्केट में हर दिन चेंज होती है। पॉइंट नंबर 3, NAV always calculated, NAV always calculated per unit value, per unit value because when investor wants, when investor when investor wants to return its investment, its investment so that mutual fund company, so that mutual fund company can can return its investment, its investment as as per unit value of mutual fund. Point number 4, when information about current market price, current market price of its investment is not given,
is not given, then then we will consider book value of investment. Book value of investment. हाँ जी, देखिए नेट असेट वैल्यू की कैलकुलेशन नोट कर लें पहले तो एक बार। ये जो आपने कॉपी बनाई है ना, ऐसी 2.5 से 3 कॉपियां भरेंगी इसमें एसएफएम के अंदर। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो भी क्लास देख रहे हैं, अच्छी खासी मोटी कॉपी बनाना आप, पतली पतली बनाओगे ज्यादा हो जाएंगी। मेरे अभी जो लेटेस्ट मेरा अभी लास्ट बैच निकला था, उस लास्ट बैच में मैंने सीएमए स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन नहीं कराए थे। क्योंकि होता क्या था कि जैसे एक चैप्टर मैंने पढ़ाया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ओल्ड सिलेबस के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 30 क्वेश्चन दे रखे थे। नए स्टडी मटेरियल में 80 क्वेश्चन दे रखे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। 80 क्वेश्चन करवाने में बहुत समय लग जाएगा, है ना। मैं करवाऊंगा आपको, है ना। पिछले मैं इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि बहुत कम समय था जिसके अंदर मुझे कोर्स कराना था। अब मैं आपको आज बता देता हूँ कि मुझे 6 महीने का समय कम से कम चाहिए। 6 महीने के समय में आप 1 महीना अगर ऑफ का मान लो, क्योंकि बीच में संडे हम भी आएंगे, कुछ छुट्टी भी आएगी, तो इफेक्टिव आवर्स अपने 5 महीने चलते हैं। 5 महीनों में 150 आवर्स तो कम से कम मुझे एसएफएम को कंप्लीट कराने के लिए चाहिए, ठीक है ना। और कभी कमी बेसी रहती है, कुछ भी बात रहती है, तो मैं संडे वाला दिन या कोई भी छुट्टी वाले दिन में एक्स्ट्रा क्लास करनी होगी तो अपन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो ये है कि अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे ही क्वेश्चन, वो 80 क्वेश्चन है तो 80 के 80 क्वेश्चन, और भी चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं ओल्ड सिलेबस से नए सिलेबस के अंदर, तो मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप अपना मॉड्यूल देखते हैं तो 900 पेज का मॉड्यूल है। अपने फाइनल के अंदर दो सबसे मोटे मॉड्यूल हैं, एक आईडीटी का और एक एसएफएम का, ठीक है ना। तो एसएफएम में इस बार बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं इस बैच के अंदर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो कोर्स है वो मैंने आपको बताया 6 महीने की ड्यूरेशन का चलेगा, ठीक है ना। चलिए। हाँ जी। अब देखिए मैंने क्या बात करी उसको समझते हैं। देखिएगा, मैंने बोला साहब नेट असेट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स लेस टोटल लायबिलिटी। तो जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको एनएवी की कैलकुलेशन बनानी है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू चेक करेगी, और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद कितना असेट्स उसके पास बचा, वो असेट्स उसकी नेट असेट कहलाएगी। क्लियर है क्या बात आपको मेरी? चलो। एनएवी चेंज एवरी डे इन कैपिटल मार्केट। हर दिन कोई ना कोई नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आता है, और हर दिन कोई ना कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनी से अपने इन्वेस्टमेंट को वापस लेकर के एग्जिट हो जाता है। तो कोई भी इन्वेस्टर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एंटर हो रहा है या एग्जिट हो रहा है, तो उस डे पर जो भी एनएवी चल रही होगी उस पर उसको एंट्री और एग्जिट मिलेगा। क्लियर है आपको बात? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड कंपनी हर दिन एनएवी को कैलकुलेट करती है, और एनएवी के हिसाब से जो भी इन्वेस्टर को आना जाना है वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट को निकालता है और इन्वेस्ट करता है। NAV always calculated per unit value because when investor wants to return its investment, so that mutual fund company can return its investment as per unit value of mutual fund। तो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स किसी इन्वेस्टर के पास होंगे, वो उस NAV पर यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अपने इन्वेस्टमेंट को वापस लेकर के चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की बात क्या लिखवाई मैंने। व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट करंट मार्केट प्राइस ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, देन वी विल कंसीडर बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर मार्केट प्राइस की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी है, तो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को ही आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मानना है। चलिए, अब आगे की बात हम मेरे साथ लिखेंगे। कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट। हाँ जी। कैलकुलेशन पार्ट में एनएवी की कैलकुलेशन बनाई जाएगी नेट असेट ऑफ द स्कीम, नेट असेट of the scheme divided by number of number of outstanding units of scheme
चलिए, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी जब एनएवी की कैलकुलेशन बनाती है तो उस पर्टिकुलर डे पर वो नेट एसेट वैल्यू चेक करती है और कितने आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं उससे डिवाइड दे करके एनएवी निकाल लेती है। अब स्टार मार्क करके लिखेंगे कि साहब नेट एसेट ऑफ द स्कीम का मतलब क्या है। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम। नेट एसेट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स हाँ जी, तो लिखेंगे इसमें क्लोजिंग कैश बैलेंस अवेलेबल। जिस भी डे को नेट असेट की कैलकुलेशन बनाई जा रही है उस डेट पर सबसे पहले तो कैश बैलेंस चेक किया जाएगा कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कितना है। इसमें आप ऐड करेंगे सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को सेल करने के कारण से, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करने के कारण से नया पैसा कितना जनरेट हुआ, प्लस डिविडेंड रिसीव्ड। जिस भी डेट को आप कैलकुलेशन बना रहे हैं तब तक कंपनी शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनसे डिविडेंड इनकम कितनी हुई है। इसके अलावा इसमें आप ऐड करेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में भी बात करते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी। जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो एक यूनिट 10 रुपए का खरीदा था, और जब मैं इन्वेस्टमेंट को बेचने जा रहा हूं तो उस डेट पर एनएवी की वैल्यू 16 रुपए चल रही है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया, 6 रुपए का। ठीक है ना। तो एनएवी की वैल्यू में जो भी चेंज है क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच का डिफरेंस, वो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन कहलाएगा। इसके अलावा कोई भी प्रकार की अक्रूड इनकम जो कमा तो ली बट रिसीव नहीं हुई, तो उसको भी आप जोड़ लेंगे। कोई भी प्रकार के और भी रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन अगर आपको दे रखी है तो उसको भी आप जोड़ लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। अब इसमें से आप लेस करेंगे पेबल्स। हाँ जी, पेबल्स में बात करते हैं कोई भी प्रकार की, सॉरी, पेबल्स। इसके अलावा मतलब लाइबिलिटी लिखनी थी मुझे, कोई बात नहीं, पेबल्स अदर लाइबिलिटी। कोई पेबल्स की इंफॉर्मेशन या अदर लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप इसको लेस कर देंगे, और ये वैल्यू। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ बातें देख लेते हैं अपन। इसके अलावा मैंने बात करी परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को परचेस करके उसका रिडम्पशन किया है तो उस वैल्यू को भी माइनस कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड। इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू इन्वेस्टर। तो ये आपके पास आ जाएगी नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम। नेट असेट वैल्यू ऑफ
स्कीम। हाँ जी। अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये क्या बात बताई, बहुत ही सिंपल बात। जिस भी डेट को आप नेट एसेट वैल्यू की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस वक्त आपको जितना भी कैश बैलेंस दे रखा है, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू दे रखी है, कोई भी प्रकार की डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, अक्रूड इनकम, या कोई भी पार्ट का रिसीवेबल इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, उन सबको जोड़ लेंगे। कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी है, पेबल है, या फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पेबल है, अदर लायबिलिटी है, परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। कोई इन्वेस्टर मेरे पास आया, उसने बोला कि साहब मुझे अपने इन्वेस्टमेंट परचेस करने, मतलब वापस लेने हैं यूनिट्स, तो उसको मैं अपने यूनिट्स को परचेस करूंगा, उसको रीपेमेंट करूंगा, रिडम्पशन करूंगा, तो वो लेस कर देंगे। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, किसी म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर का डिविडेंड या इंटरेस्ट पेंडिंग है, उनको पे करेंगे। रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू इन्वेस्टर, ये सब कुछ माइनस करने के बाद नेट एसेट वैल्यू बच जाएगी। बहुत सिंपल शब्दों में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी जिस भी डेट को नेट एसेट वैल्यू की कैलकुलेशन बना रही है, उस डेट पर सभी असेट से रिकवरी क्या हो सकती है वो देख लेगी, और कोई आउटसाइड लायबिलिटी है उसका माइनस करने के बाद नेट असेट क्या बचा उसको चेक कर लेगी। ठीक है ना, बहुत सिंपल शब्दों में। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद एक कैलकुलेशन तो आपने ये बनाई, एक कैलकुलेशन आप और बनाएंगे क्लोजिंग एनएवी की कैलकुलेशन के लिए। तो लिखेंगे इफ क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन of closing NAV of closing NAV, then calculation as follows। हाँ जी, तो अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग NAV यानी कि नेट असेट वैल्यू। ओपनिंग से अगर क्लोजिंग NAV की तरफ आपको जाना है, तो उसके लिए स्टेटमेंट कैसे बनेगा उसको देख लें। पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ जी, लिखेंगे ओपनिंग नेट असेट वैल्यू, इसमें आप जोड़ेंगे डिविडेंड इनकम, इसमें आप जोड़ेंगे कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आप जोड़ेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, इसमें आप जोड़ेंगे सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इसमें से लेस करेंगे रीपरचेस ऑफ यूनिट्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन,
तो ये आपके पास आ गई क्लोजिंग एनएवी। चलिए इतने पार्ट को आप नोट कर लें। अभी मैं आपको सारी बातें प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए देखिए अभी नए ये जो स्टडी मटेरियल है वो आपको अभी थोड़े टाइम बाद मिलेंगे। तो मैं एक काम करूंगा कि अभी इस आज इवनिंग के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स के कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगा। तो आप पीडीएफ आपके सामने होगी, उससे एक बार आपको पढ़ना है। अभी थोड़े टाइम के बाद आपके हाथ में बुक आ जाएगी, तो बुक से अपन पढ़ना शुरू कर ही देंगे, ठीक है ना। चलो देखेंगे अब ध्यान से। देखिए मैंने क्या बोला, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड आउट एनएवी पर यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कीम ऑफ मनी प्लांट। साइज ऑफ द स्कीम जो है वो 100 लाख का है। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 100। नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर हैं 1 लाख। 1 लाख रुपीज नहीं है, ये काट देना, रुपीज नहीं है, 1 लाख शेयर्स हैं। 1 लाख शेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 लाख की वैल्यू हो जाएगी। 100 लाख की वैल्यू वाले जो शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 180 लाख की। रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन दे रखी है 2 लाख। लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है 1 लाख। और आपको एनएवी पर यूनिट की कैलकुलेशन बनानी है, ठीक है। चलो देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, समझना। देखिएगा, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। तो नेट असेट वैल्यू पर यूनिट की कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। इसमें आप कैलकुलेशन बनाते हैं नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम की। तो इस कैलकुलेशन का जो तरीका है वो एक स्टेटमेंट के माध्यम से मैं बना रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले मैंने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या दे रखी है। देखो मार्केट वैल्यू ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 180 लाख। तो रुपीस इन लाख में आपको दे रखे हैं, और इनकी वैल्यू है 180 लाख। इसके अलावा रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन सेपरेटली आपको दे रखी है 2 लाख। तो रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है 2 लाख। इसके अलावा लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है 1 लाख। तो लेस कर देंगे लाइबिलिटीज, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 लाख। तो यह आपके पास क्या आ गई, नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम 181 लाख। ये आपके पास नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम आ गई।
हाँ जी। अब आप निकालेंगे एनएवी पर यूनिट, एनएवी पर यूनिट। तो नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम हो गई 181 लाख, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं 1 लाख। तो इसको मैंने बोल दिया 1 लाख। सुनो ध्यान से, 181 लाख, 1 लाख, लाख से लाख कैंसिल हो गया, तो एनएवी पर यूनिट भी कितनी आ रही है, ₹180 पर यूनिट। ये आपके पास एनएवी आ गई। धीरे धीरे सिचुएशन अभी हार्ड होगी। ये बात समझ आ गई कि आपको बड़ी सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूँ अभी मैं आपके साथ। हाँ जी। अब देखेंगे आगे की बात। चलिए, जो जो क्वेश्चन मैं आपको कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे करने हैं। अब आएंगे आप 4th नंबर के क्वेश्चन पर। देखिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ 4th नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा, पढ़ें। चलिए, a good luck mutual fund that had a net asset value ₹17 at the beginning of a month made income and capital gain distribution 0.04 and 0.03 respectively per unit during the month, and then ended of the month with a net asset value of 17.08. कैलकुलेट मंथली एंड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना है। देखो मैं क्या बात बोल रहा हूँ, वैसे तो ओरली निकल जाएगा, पर प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है वो पे हम लोग भी बात करेंगे। देखो, मंथ जब शुरू हुआ था तो एनएवी की वैल्यू, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी चल रही थी 17 रुपए, और जब मंथ खत्म हुआ तो 17 रुपए 8 पैसे हो गई। इसका मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ, 0.08 का। इसके अलावा 17 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर एक आपको एक इनकम हुई है 0.04 की, और एक कैपिटल गेन की इनकम हुई है 0.03 की। तो आपको ये निकालना है कि आपका मंथली रिटर्न क्या रहा और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या रहा। तो आप मंथली निकाल लोगे तो इंटू 12 करके एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लोगे। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन किसकी बनाऊंगा, मंथली रेट ऑफ रिटर्न की। चलिए देखेंगे आप। हाँ जी, देखिएगा, सबसे पहले मैं कैलकुलेशन बना रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मंथली रेट ऑफ रिटर्न। मंथली रेट ऑफ रिटर्न के लिए पहले पार्ट में कैलकुलेट कर रहा हूं मैं टोटल रिटर्न। कैलकुलेट टोटल रिटर्न ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ। टोटल रिटर्न आपने कितना अर्न किया है, देखिएगा। सबसे पहले एक आपने एक इनकम अर्न करी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0.04। एक इनकम आपने अर्न करी है कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको दे रखी है 0.03। एक इनकम आपने अर्न करी है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी। तो इसकी कैलकुलेशन मैं बनाऊंगा 17.08 माइनस 17, तो इसको मैं बोलूंगा 0.08। हाँ जी, तो इस हिसाब से आपकी टोटल रिटर्न आ गई कितनी, 0.15। ये आपके पास आ गई टोटल रिटर्न। हाँ जी, अब बी पार्ट में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ रेट ऑफ रिटर्न।
रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे? सुन ध्यान से। आप बोलेंगे साहब 0.15 का रिटर्न कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना लगा रहे हैं? 17 रुपए। जब मंथ शुरू हुआ था तो 1 यूनिट कितने का मिल रहा था? 17 रुपए का। 17 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपने 0.15 का रिटर्न कमाया, तो क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न कमाया? 0.88 के आगे भी 2 डिजिट और बताओ। 23, 24 समथिंग होगा शायद। 23 समथिंग आगे आ रही है, 24% पर मंथ। ये पर मंथ रिटर्न आया आपका। ये मंथली रिटर्न निकाल रहे हैं ना अपन। अच्छा। अब पॉइंट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कैसे बनाओगे आप? तो आप बोलेंगे सर मंथली रेट है 0.8824 और एनुअल के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? पर एनम। ये तो हो गया पर एनम और ये हो गया मंथली रिटर्न। ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। अभी जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ ये कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। कितने नंबर का? 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। म्यूचुअल फंड से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और एक छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर पूछते हैं। चलिए यहाँ तक की बात नोट हो गई कि अपनी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। राम इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड व्हेन द नेट असेट वैल्यू वाज ₹12.65। तो जब उसने इन्वेस्टमेंट किया तो पर यूनिट की वैल्यू 12 रुपए 65 पैसे चल रही थी। 60 days लेटर द असेट वैल्यू पर यूनिट ऑफ द फंड 12 रुपए 25 पैसे हो गई। तो 60 दिन के बाद कैपिटल एप्रिसिएशन तो हुआ नहीं, नेगेटिव बैलेंस चला गया। 12 रुपए 65 पैसे पे इन्वेस्टमेंट किया था, रह कितनी गई? 12 रुपए 25 पैसे रह गई। तो इसको कैपिटल डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, बट नेगेटिव बैलेंस शो करके बोलोगे आप। In the meantime, Ram had received a cash dividend of 0.50 and capital gain distribution 0.30. Compute the monthly return. अब आपको मंथली रिटर्न कैलकुलेट करना है। इसके अलावा मैं एक बात और बोल देता हूँ, एंड एनुअल रिटर्न। और आपको एनुअल रिटर्न भी निकालना है। बुक में क्वेश्चन जो दे रखा है वो मंथली रिटर्न का दे रखा है, बट मैं एनुअल रिटर्न भी यहाँ पर निकल पाऊंगा। चलिए सुनेंगे अब ध्यान से। सबसे पहले आपको मंथली रिटर्न की कैलकुलेशन बनानी है, तो सेम उसी तरीके से। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मंथली। इसमें निकालना क्या है? मंथली रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न है ये, है ना? कैलकुलेशन ऑफ मंथली रेट ऑफ रिटर्न। हाँ जी। तो सबसे पहले पार्ट में कैलकुलेट करूंगा मैं टोटल रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 60 days, या कैलकुलेट टोटल रिटर्न फॉर 60 days। सबसे पहले मैं 60 days के लिए रिटर्न निकाल रहा हूँ। देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपको एक तो मीन टाइम राम हैड रिसीव्ड कैश डिविडेंड 0.50। तो एक तो आपको मिल रहा है कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है? 0.50। इसके अलावा कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन है 0.30। तो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको मिल रहा है 0.30। नेक्स्ट, इसके अलावा एक है
कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन आप निकालते हैं क्लोजिंग एनएवी में से ओपनिंग एनएवी माइनस करके। क्लोजिंग एनएवी कितनी है आपके पास? 12.25। ओपनिंग एनएवी कितनी है? 12.65। 12.25 में से 12.65 आप माइनस कर लेंगे। बताओ नेगेटिव बैलेंस कितना आ रहा है? 0.40। हाँ जी। तो आप बता देंगे टोटल रिटर्न कितना कमाया? 80 में से 40, तो 0.40। ये आपके पास टोटल रिटर्न आ गया। हाँ जी। कैलकुलेट टोटल रिटर्न फॉर 60 डेज के लिए आपके पास आ गया। अब देखो, अब आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, तो आप बोलेंगे सर 0.40 का रिटर्न कमाया, इन्वेस्टमेंट लगाया कितने का था? इन्वेस्टमेंट लगाया कितने का था? ओपनिंग एनएवी कितनी थी? 12.65। कितना आ रहा है? 3.16%। अब मेरा सवाल ये है कि ये रेट ऑफ रिटर्न कितने पीरियड का है? तो आप बोलेंगे सर 60 डेज का है। ठीक है, तो देखो मैं मंथली और एनुअल अब कैसे निकालूंगा। तो मैंने बोला सबसे पहले एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने बोला 3.16%, ये 60 दिन के बराबर है। तो 365 दिन के बराबर कितना होगा? 19.22। तो ये आ गया 19.22% पर एनम। अच्छा, मंथली रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे अपन? मंथली रेट ऑफ रिटर्न, तो आपने एनुअल रिटर्न निकाल लिया 19.22% डिवाइड बाय 12, 1.60। तो ये आपके पास आ गया 1.60% पर मंथ। ये आ गया पर एनम। ये कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट होगी। हमेशा से मैं आपको बात बोलता आया हूँ, और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं बोलूँगा क्या, जिस हिसाब से मैं अपनी वर्किंग आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, सेम इसी प्रकार की वर्किंग आपको एग्जाम में दिखानी है। तो हर क्वेश्चन चाहे आसान हो मुश्किल हो, सबको मैं सिस्टमेटिक सॉल्व करूंगा उस सिस्टम पर जिसको आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, एट्थ में आपको करवा रहा हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन में बोलते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। अब देखो यहाँ पर है एक ओपन एंडेड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। अब इसको कंसेप्ट को बताया नहीं है मैंने, बट ये नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे अपन अभी करते आ रहे हैं। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। आप सिंपल से इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ें कि मार्केट प्राइस हुआ 65 है, डिविडेंड 14 रुपीज का was जस्ट पेड किया गया है, एंड एक्स डिविडेंड प्राइस जो है वो नाउ 81 चल रही है। तो मतलब है कि जब म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एंट्री ली थी तब मार्केट प्राइस थी 65 रुपए, 14 रुपए का डिविडेंड आपने कमाया, और जब एट द एंड ऑफ द पीरियड की बात करते हैं तो 81 रुपीज हो गया। तो 65 रुपए से 81, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ? 15 16 का। और 14 रुपए का आपने डिविडेंड कमाया, तो टोटल रिटर्न कितना हो गया? 30 रुपए का। लगाया कितना था? 65 रुपए। तो 30 डिवाइड बाय 60,
65 मल्टीप्लाई 100, तो आपने ये क्या निकाल लिया, वॉट रिटर्न हैज बीन अर्न ओवर द पास्ट ईयर। तो पूरे साल भर का केस आपको दे रखा है, वो रेट ऑफ रिटर्न आपने निकाल ली। क्लियर है के बाद आपको मेरी है। चलो नेक्स्ट आगे की बात समझना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब आप। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता रहा हूँ, उसको समझना है। अ म्यूचुअल फंड हैड अ नेट असेट वैल्यू ऑफ ₹62 at the beginning of the year. During the year, a sum of ₹5 was distributed as dividend besides 3 as a capital gain distribution. At the end of the year, NAV होगी 70. Calculate total return for the year. मैं ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना। वैसे तो मैं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन साथ में अटैच हैं, लेकिन मैं आपको ये होमवर्क में दे सकता हूँ। दे सकता हूँ क्या? मैं आपको ओरली समझा दूँ इस बात को। देखो, 62 रुपीज बिगिनिंग में था, एंड में कितना हो गया 70। कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया 8 रुपए का। 5 रुपए का आपने डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड कमाया है, 3 एज कैपिटल गेन कमाया है, तो 5 और 3 ये भी कितना हो गया 8। 8 और 8 कितना हो गया 16। 16 रुपए का रिटर्न कमाते हो, लगाते कितना हो 62, तो 16/62 इंटू 100, 25%। 25% आ रहा है, 25% समथिंग। तो ये बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर और ये बोलते हैं एंड ऑफ द ईयर। तो ये इसका मतलब ये हुआ, ये रेट ऑफ रिटर्न आपने जो निकाला वो क्या हो गया, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। क्लियर हो गई बात? एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। अब आगे देखो, सपोज द अफोरसेड म्यूचुअल फंड इन द नेक्स्ट ईयर गिव अ डिविडेंड ऑफ ₹5 and no capital gain distribution and NAV at the end of the second year 65, what is the rate for the second year के लिए रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी? तो सुनो ध्यान से, केवल मैं बात सेकंड ईयर के लिए कर रहा हूं। तो सेकंड ईयर के लिए मैंने क्या कमाया, डिविडेंड 5 रुपया, कोई कैपिटल गेन नहीं है। लेकिन सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग एनएवी क्या होगी, जो फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग रही होगी। फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग एनएवी क्या थी, 70। तो सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग क्या बन गई 70। अब 70 वाली वैल्यू कितनी रह गई 65। इसका मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन नेगेटिव चला गया 5 से, नेगेटिव गया 5 से, और 5 रुपए का डिविडेंड पॉजिटिव कमाया। तो 5 कमाया 5 गवाया, नेट क्या कमाया 0, और 0 कमाया तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गई 0%। तो सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ रिटर्न क्या आ गई 0% आ गई। क्लियर है के बात? तो ये आपको जैसे मैंने वर्किंग बताई है उसी फ्रेमवर्क में इस क्वेश्चन को भी बना लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना इसमें। चलिए, हाँ जी। अब ये वाला बातचीत आपसे कंप्लीट होने के बाद अब मैं एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के साथ लूंगा, बट ये बड़ा क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने जो अभी आपको बताए हैं, बस आपको ये होमवर्क के अंदर अपने कॉपी के अंदर कर लेना है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अभी मैं बात स्टार्ट करिए तो धीरे धीरे आसान चीजें हैं, अब धीरे धीरे मुश्किल होती जाएंगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।